अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, व्हाट अ हाई वोल्टेज मैच लास्ट नाइट। आपने देखा है कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल कल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान खेला गया है, जिसमें पहले हाफ में इंग्लैंड ने गोल किया और दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने कम बैक किया। अब जब भी आपको पता है कि प्लेयर जो हम, जैसे कि रात को हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को उन्होंने रिप्लेस किया जब मार्टिनीज आए, और इसके साथ साथ उन्होंने वाकई स्ट्रेटजी बनाई और मेसी के साथ जो है दो गोल जो है वो दागे। और अगर हम बात करें तो 2-1 से जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त हुई है। पहले मोमेंटम ये देखा जा रहा था कि इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है, मगर उसके काउंटर अटैक ने अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में जो है अपनी जगह बनाई और वाकई साबित कर दिया कि वो आलमी चैंपियंस रह चुके हैं। और इससे आपको पता है कि दिफाई चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। अपना फाइनल मैच जो है वो स्पेन के अगेंस्ट खेलेंगे और ये भी एक बहुत कांटेदार मुकाबला देखने में आएगा। बिकॉज आपने देखा कि शायकीने फुटबॉलर्स जो थे वो एकदम से मायूसी का भी शिकार थे जब अर्जेंटीना गोल नहीं कर रहा था। स्टेडियम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, और उसके साथ साथ इंग्लैंड के जो थे आपने देखा है कि वहां से जो है शोरो गुल जो था वो एकदम से बरपा हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड जो है काफी अरसे के बाद इस तरह इमर्ज हुआ है। तो व्यूअर्स, बात ये होती है कि ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतने साल इसकी मेहनत होती है, और वाकई जो चैंपियंस होते हैं वो अपने आप को साबित करने में भरपूर खेल का मुजाहरा करते हैं, जिस तरह हमने देखा कि मेसी ने किया। ऑल्दो बाकी सारी टीम जो है आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स नए भी हैं, मगर ऐसा एक सीजन प्लेयर होना टीम के लिए बहुत काबिल सताइश बात होती है, बिकॉज वो आपको सपोर्ट दे रहा होता है अपने प्लेयर्स को। इसके साथ नेल बाइटिंग मैच था, और हम बताए पूरी रात हम नहीं कल सोए, और लिटरली जो हमारी नज़रें थी वो स्क्रीन पे लगी हुई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना। मुझे अर्जेंटीना को वाकई सपोर्ट करना था, बिकॉज मेसी वाज प्लेइंग ओवर देयर, मार्टिनीज वाज देयर और फर्नांडिस वाज देयर। सो ऐसे तमाम प्लेयर्स जो थे वो वाकई आंख का तारा भी हैं। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर जो है कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, इमर्जिंग टीम्स भी देखने में आई, बहुत ज़्यादा अपसेट्स भी हुए, मगर फिर भी कहते हैं ना कि जो चैंपियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। चैंपियंस आर द चैंपियंस। तो कांग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना। और अब उनका मुकाबला जो है वो स्पेन से मुतवक्के है, फाइनल मैच फीफा 2026। और जो ऑफ कोर्स जो टिकट्स हैं वो सारे सोल्ड आउट हैं, वो तो कितने महीने पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हुए थे। और अब देखना ये है कि ये मार्का कौन जीतेगा। तो विल हैव डिस्कशन अबाउट फुटबॉल फीवर हमारे बच्चों में भी आज बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुका हुआ है, बिकॉज यहाँ जो पहला स्पोर्ट था वो क्रिकेट था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में फुटबॉल पैशन लवर्स, फुटबॉल पैशनेट आपके फुटबॉलर्स फुटबॉल के हवाले से जो हैं जगह जगह ग्राउंड्स बन चुके हुए हैं। बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस गेम में डाला हुआ। ये स्पोर्ट इमर्जिंग स्पोर्ट बन गई पाकिस्तान की, और ये भी कहा जा रहा है कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद जो है पाकिस्तान भी इंशाल्लाह फीफा में जो है शमूलियत इख्तियार कर लेगा। उसके कुछ चैलेंजिंग मैचेस होंगे, कुछ लीग्स होंगी जो खेलना होगी, मगर हम ये नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है फुटबॉल के हवाले से कितनी ज़रूरी है। एक फुटबॉल बनाते बनाते जो है कितनी मेहनत होती है। हैंडमेड फुटबॉल्स पाकिस्तान के जो है हमेशा से मशहूर और मारूफ हैं, और सियालकोट से एक्सपोर्ट होते हैं। और इस बार भी फीफा में आपने देखा है जिस तरीके से कल का बॉल वाज अ गोल्डन बॉल, आपने अगर देखा होगा वो जो कलर्ड बॉल था उसकी जगह गोल्डन बॉल कर दिया गया। ऑफ कोर्स देयर वाज अ सेमीफाइनल, तो बॉल के अंदर भी थोड़ी सी हमने देखी कि कहते हैं ना कि तब्दीली आई थी, और फाइनल में देखना पड़ेगा कि बॉल कौन सा होगा। मगर पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो फुटबॉल के ज़रिए ज़रूर की है। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमें पहले ये लग रहा था कि 1966 के बाद जो है पहली बार इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल खेलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 1966 में जो है ये देखा। लेकिन आलमी चैंपियन टीम ने जो आखिरी लम्हात का जो सिचुएशन थी, बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, कम बैक करते हुए गोल्स किए। एक ही हाफ में 2 गोल्स करना कोई आसान बात नहीं थी। जब इंग्लैंड ने गोल किया उसके बाद अर्जेंटीना पे प्रेशर ज़्यादा पड़ा, स्ट्रेटजी बदली, प्लेयर्स उन्होंने अपने चेंज किए, और उस वक्त जो स्ट्रेटजी के साथ जो उन्होंने गोल दागे, और लिटरली जो सिचुएशन थी
इट वॉज लिटरली नेल बाइटिंग सिचुएशन। और ये दिल चाह रहा था कि भाई जिस तरह इंग्लैंड ने पहले हाफ में एकदम से गोल कर लिया तो अर्जेंटीना को भी कम बैक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स अर्जेंटीना जो है वो वैसे ही डिफेंडिंग चैंपियंस रही हुई है। और की प्लेयर्स की अगर बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो वाकई गुड परफॉर्मर्स हैं। इसके साथ साथ एक का ख्वाब हमेशा से चकनाचूर होता है, तो वो इंग्लैंड का हुआ और एक ने फाइनल तक रसाई हासिल की, दैट वाज अर्जेंटीना। और कामयाबी जो है, मेसी ने भी फैसला कुन किरदार अदा किया जिस तरह की उन्होंने पास सिचुएशन की। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने में आई। आई वॉज सिटिंग विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट और वही उनका ये कहना कि मेसी खुद खेलना शुरू हो जाता है, मेसी पास नहीं देता। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, व्हेन यू ट्राई टू प्ले, खुद ही आप बॉल आगे पीछे कर रहे हो या आप उसको पास ऑन नहीं कर रहे, तो यही जो डिफेंडर होता है वो ये समझ रहा होता है कि जैसे गोल नहीं होगा। मगर एकदम से जब स्ट्रेटजी बदली जाती है, आपके गोल के करीब जो है आपके फॉरवर्डर्स आ जाते हैं और जो स्ट्राइकर होता है वो फॉरवर्ड कर रहा होता है बॉल, तो ये भी एक पार्ट होता है किसी भी टीम को कंफ्यूज करने में। तो हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कल देखी। VR मेथड आपको पता है, इज़ अ न्यू मेथड इन फीफा टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से इमर्ज हुआ है रिप्लेस के ज़रिए, डिसीजंस के ज़रिए, कुछ चीज़ें जो हैं फुटबॉल के अंदर भी तब्दीली आई है। तो इसका मतलब है ये स्पोर्ट भी है, ज़ाहिर है 48 कंट्रीज़ ने इस स्पोर्ट में जो है शिरकत की थी, जिसमें से 32 जो है कंट्रीज़ ने नॉकआउट खेला। नॉकआउट के बाद आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन हुई। एलिमिनेशन के बाद अफसोस तो मुझे पोर्चुगल का भी था, क्योंकि ऑफकोर्स रोनाल्डो वॉज द मेन की प्लेयर जिसके ऊपर नज़रें जो है मरकूज थी। मगर एक वही वाली बात होती है ना, जो मेहनत करती है टीम, जो स्ट्रेटजी बनाती है, प्लान करती है मैदान में उतरने से पहले, वो ही जो है वो फाइनल तक जाती है। और जैसे पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर जो है मार्के में जगह बनाई, और इस वक्त दूसरी जानिब जो है इंग्लैंड और फ्रांस अपनी तीसरी पोजीशन के लिए जो है मैच खेलेगा। अभी देखना ये कि थर्ड पोजीशन जो है वो किसको मिलेगी, इंग्लैंड को मिलेगी या फ्रांस को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं ये फाइनल की दौर से जो हैं बाहर हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप विद लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब सवाल ये है कि मेसी की जो स्ट्रेटेजी थी वो फाइनल में क्या होगी, और वर्ल्ड कप मुहिम और एक आलमी टाइटल के लिए जो है दोनों टीम स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना जो है वो अपना दिफा करेंगी। और सेरा तो किसी एक के सर पे सजता है जो कि वाकई कामयाबी समेटता है, जो कि प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करता है। इसके साथ साथ एक और चीज़, जिस तरीके से जो फैंसियर्स के अंदर, जो फुटबॉलर्स के अंदर जो हमने देखा कि छोटी छोटी बात पे उनके आंसू निकल रहे थे जब अर्जेंटीना गोल नहीं कर रहा था, फैंस कितने मायूस थे, कितनी आंखें नीचे करके, सर नीचे करके बैठे हुए थे। जब एकदम से गोल हुआ है तो किस तरीके से जो है स्टेडियम में रौनकें बहाल हुई हैं, और वो जो सीन था, वो जो पूरा एक सिनेरियो था, जो सिनेरियो बिल्ड हुआ था, वो वाकई देखने मारा था। तो इसकी टेक्निकल पहलू के ऊपर भी हम बात करेंगे, एंड वी नीड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग टू एन एनालिस्ट इन अ वाइल। और जैसे ही एनालिस्ट हमें ज्वाइन करते हैं हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप को कैसे देखा, विद लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, विद लॉट ऑफ गेम चेंजिंग, विद लॉट ऑफ की प्लेस चेंजिंग। और इसका एक ख़ास मरहला होता है फीफा का, जब इख्तितामी मैच होता है, जब फाइनल होता है, तो उसमें गोल्डन ग्लव दिया जाता है, गोल्डन किक दी जाती है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब टीम्स के अंदर जो है डिवाइड होती हैं कि किसने बेहतर खेला, किसने अच्छी किक्स की, किसने अच्छे ऑफ कोर्स जो गोल कीपर था उसने कितना अच्छा गोल पोस्ट को संभाला। तो व्यूअर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसलिए डील में कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि भाई फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ लाइक वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड वेरी क्लोज टू अस, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट दिस स्पोर्ट बिकॉज ऑल्दो पाकिस्तान इज़ नॉट देयर बट आवर हार्ट्स आर देयर फॉर द फीफा। तो आज हम बात करेंगे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से, वर्ल्ड कप जो है वो किस सिनेरियो से गुजर रहा है, कंट्रोवर्सीज, नॉकआउट मरहला। और हमारे साथ मौजूद हैं कौमी फुटबॉलर अब्दुल बासित। तो अब्दुल बासित इज़ विद अस, एंड जैसे ही आई थिंक हमें ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल हम उनसे बात भी करेंगे, एंड वी आर इन कांटेक्ट विद हिम बिकॉज थोड़े से सिग्नल डाउन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वीडियो लिंक, ही इज़ नॉट इन द स्टूडियो। तो जैसे ही लिंक बहाल होता है तो विल गेट बैक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित, हाउ आर यू?
जी जी, वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाई वोल्टेज मैच हुआ है कल। व्हाट विल यू से अबाउट इट? अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। जी जी। कल का मैच देखें, बड़ा जबरदस्त रहा है। इंग्लैंड बेसिकली खुद ही अपनी गलती से एक किस्म का मैच हारी है। उसने मैच का पेस जो है वो किसी और तरफ ले गई है, थोड़ा सा लड़ाई की तरफ। अगर वो लड़ाई की तरफ ना लेकर जाती तो इंग्लैंड जो थी वो इजीली उसके ऊपर आ सकती थी, मैच को जीत सकती थी। लेकिन हुआ ये है कि मैच थोड़ा सा, क्योंकि मेसी को गुस्सा दिलाना है, तो आप समझे अच्छी बात नहीं है। तो मेसी कल गुस्से में आ गया और उसने कल अपनी गेम शो की है और उसने अपने आप को दिखाया है कि ही स्टिल अलाइव। और वो मेरे ख्याल में कल का उसका बेस्ट मैच था वर्ल्ड कप का। ठीक है। अच्छा, आप मेसी की उसकी दो परफॉर्मेंस को असिस्ट कैसे मिले देख हैं। रहे हैं? आपको पता है कि पहले अर्जेंटीना जो है बिल्कुल प्रेशराइज हो गया था बिकॉज इंग्लैंड ने पहले हाफ में गोल कर लिया। उसके बाद प्लेस को चेंज किया गया, रिप्लेसमेंट आई, उससे मोमेंटम बिल्ड हुआ। देखें, जब आपका मैच चल रहा होता है ना, तब आपको ना एक चीज देखनी पड़ती है कि जब कि मैच का जो है ना वो उस टाइम के ऊपर किस पेस के ऊपर मैच चल रहा है। हुआ ये था कि इंग्लैंड ने जब गोल स्कोर किया है तो उसके बाद उनको अपना टोटल फोकस जो था वो ग्राउंड में रखना था। अर्जेंटीना इसमें कामयाब रही है कुछ चीजों को लेकर, कि अर्जेंटीना ने थोड़ा अग्रेशन शो किया है, तो जिसके ऊपर इंग्लैंड ने फोकस छोड़ के गेम के ऊपर अर्जेंटीना के प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा उन्होंने झगड़ा स्टार्ट कर दिया, जिसपे उनका मेसी के साथ भी थोड़ी सी बात हुई है, गड़बड़ हुई है वहां पर स्टार्ट। तो वहां पर फिर मेसी जो था उसको जब आप गुस्सा दिला देना, फिर वो मेसी मेसी नहीं रहता, वो फिर बहुत जबरदस्त अच्छा, खेलना मेसी स्टार्ट गिरे भी करता बहुत बार है। है। उससे अब पता दोनों नहीं वो कैसे गिरे हैं, बार बार वो गिर रहे थे। गिर नहीं रहे थे, उन्हें गिराया जा रहा था। अच्छा, उनका गिराया जा रहा था। ये भी कोई गेम का हिस्सा होती है, कोई अटैकिंग पार्ट होता है? ये होता है कि जब प्लेयर के पास स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो और वो ड्रिबल करता है, क्योंकि जानते थे कि मेसी जो है वो अगर उसको थोड़ा सा भी उन्होंने लूप होल दिया तो वो इतनी आसानी से उनके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो वहां से उनको जो है वो निकल जाएगा। जिसकी वजह से जो मेसी था वो जब जैसे जाने लगता था वो उसको कंट्रोल करके उसके ऊपर अटैक करते थे, उसको टैकल करते थे, जिसकी वजह से वो एट दैट टाइम जो था वो फाउल तो ले लेता था, लेकिन उस टाइम उसको और मारकर तो उसको अग्रेशन शो किया जाता था कि उसको अग्रेसिव कर देते। 55th मिनट के अंदर जो है पहला गोल हुआ इंग्लैंड की तरफ से और आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल दागे। कैसे आप इन दोनों चीजों का मुआवजा करते हैं? इंग्लैंड की टीम का अटैक बहुत अच्छा था। उनका हैरी केन जो है वो बहुत अच्छे जो है स्ट्राइकर है, प्ले मेकर है। बेसिकली वो स्ट्राइकर खेलते हैं लेकिन वो थोड़ा डाउन उतर जाते हैं नीचे, जो कि अपने विंगर्स के लिए वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव बन जाते हैं। और उनका जो कल बेसिकली ज्यादातर जो हम बहुत ज्यादा कह रहे थे कि जी इंग्लैंड के प्लेयर्स जो थे वो ज्यादातर अपना फोकस ही नहीं रख सके मैच के ऊपर, स्पेशली सेकंड के और आखिरी जो 10 मिनट थे उसके अंदर। जब एक्स्ट्रा टाइम चलता है ना तो मैच की पेस जो होती है ना स्लो की जाती है, ताकि जो टीमें हैं वो उसके अंदर बैलेंस चल सके। अर्जेंटीना को उसका बेनिफिट चला गया और इंग्लैंड बेसिकली मोराल उनका बिल्कुल डाउन हो, क्योंकि जब उनको पहला गोल हुआ है अगेंस्ट जब उसने मेसी के असिस्ट के ऊपर, तो उसके बाद इंग्लैंड का मोराल अचानक डाउन हुआ, जिसके बाद अर्जेंटीना का मोराल और अप हो गया और उन्होंने फोकस किया कि हम लोग इसी के अंदर ही हम लोग दूसरा गोल भी उतार लेंगे जिसके बाद होगा। इंग्लैंड को जिस टाइम के ऊपर गोल मिला है उसके उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको एक और गोल में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना टोटल फोकस वहां से हटाया है सेकंड हाफ के अंदर, जिसके बाद उनको डेफिनेटली शिकस्त का सामना करना है। अच्छा, फर्नांडोस और मार्टिनीज की कारकर्दगी को आप किस तरह देख रहे हैं? इसका जो लास्ट टाइम गोल है वो भी बहुत जबरदस्त है और हेड जो था उसका वो मेरे ख्याल में इनक्रेडिबल था। और फर्नांडिस की जब बात करें कि उसकी शूट उसने पिछले मैच के अंदर भी 1-1 ड्रॉ चला था, जिसके बाद उसने जो स्विट्जरलैंड के गोलकीपर को उसने बहुत खूबसूरत कोबल को मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड कप का भी बेस्ट गोलों में एक गोल है कि उसका जब उसने कर्व में बॉल फेंका जो बहुत नामुमकिन था रोकना कीपर के लिए। तो मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर इस टाइम वर्ल्ड कप में बहुत हाई पीक में की परफॉर्मेंस जा रही है, स्पेशली अर्जेंटीना के लिए। मार्टिनेज की और उसकी मार्टिनेज का हेड आपने देखा ही कि क्या कमाल का हेड था उसका, और असिस्ट बहुत जबरदस्त था। जैसे मेसी, ऐसा लगता है कि जैसे मेसी प्लेट में रख के उनको गोल दे रहे हैं कि जी आप गोल करें, और वो गोल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, another would be a high voltage final.
कैसे देख रहे हैं आप, क्या समझते हैं, हु वुड बी द हॉट फेवरेट, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, मेरी नजर में मेरी फेवरेट टीम स्पेन है। मैं स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप मेरे एक और चैनल में मैं था, वहां पर भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा मेरी फेवरेट स्पेन है, जिसमें मुझे काफी और जो मेरे साथ दोस्त वगैरह थे उन्होंने मुझे इस चीज के ऊपर भी किया कि जी स्पेन अब वो टिकी टाका वाला दौर नहीं रहा, वो वाला टाइम नहीं रहा। ये 2010 था कि जब स्पेन जीत गई। अब स्पेन का जीतना, अब स्पेन का आना बहुत नामुमकिन है। मुश्किल है। मेरा उनको एक ही था कि ये जितनी भी स्पेन की टीम है ना, हाँ। ये जेट लॉकर खेल रही है 3 ईयर से, और स्पेशली ये बार्सिलोना के ज्यादातर प्लेयर्स हैं, ये बार्सिलोना में खेलते हैं, और बार्सिलोना पोजेशन वाइज पूरी दुनिया में सबसे मशहूर क्लब है। बिल्कुल वन और ऑफ द स्पेन बेस्ट क्लब की है। जो टीम है उसमें ऑलमोस्ट बार्सिलोना के ज्यादा प्लेयर्स हैं, और उनका पोजेशनल फुटबॉल जो है ना वो अगली टीम को तबाह कर देता है। तो स्पेन ने जिस तरह फ्रांस को आउट किया है, मेरा ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप जीतने के अहल रखते हैं, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप जीतेगी स्पेन। स्पेन वर्ल्ड कप ले अर्जेंटीना नो जाएगी। डाउट अच्छी टीम है, लेकिन अर्जेंटीना अच्छा, अर्जेंटीना भी तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, ऑफ कोर्स। अर्जेंटीना हैज अ स्ट्रेटजी, अर्जेंटीना हैज प्लेयर्स, अर्जेंटीना नोज हाउ टू काउंटर इन द ग्राउंड, तो व्हाट डू यू थिंक? अर्जेंटीना का जो लास्ट टाइम जो टीम थी ना, वो उस टाइम उनका जो बेसिकली जज्बा था वो बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि वो मेसी को वर्ल्ड कप जितवाना चाह रहे थे। इस बार उनके साथ एक मसला है कि वो जीतते तो आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ये कर रहे हैं कि लास्ट टाइम की तरह नहीं आ रहे। इस दफा उनको बहुत पहले गोल कंसीड कर रहे हैं, यानी उनको पहले गोल हो जाता है, फिर उसको उतारने की मदद में लग जाते हैं। स्पेन की टीम ऐसी है कि अगर वो गोल कर दे वो इतनी आसानी से खाती नहीं है। पहली बात है कि वो बॉल का पोजेशन ही नहीं जाने देती। जब दूसरी टीम को बॉल पोजेशन ना मिल रहा हो तो दूसरी टीम बहुत ज्यादा उस टाइम डिस्टर्ब रहती है। लास्ट टाइम हमने मेबापे को भी देखा होगा, मेबापे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो लड़ाई पे उतर आया था, उसने कीपर को भी जाके हिट कर दिया, क्योंकि जब बॉल नहीं मिलता तो प्लेयर जो है वो अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जाहिर है सारी गेम है बॉल पोजेशन की। तो स्पेन की टीम करंट राइट नाउ आई थिंक सो कि उसको बहुत एज हासिल है कि वो ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, अगर कोई अपनी मिस्टेक ना करे तो। थैंक यू सो मच। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद है, कौमी फुटबॉलर अब्दुल बासित। उनका ओपिनियन हमने लिया है कि वो समझते हैं कि स्पेन जो है इस वर्ल्ड कप का सेहरा अपने सर पे सजाएगी, मगर फिर भी अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियंस भी रहे हैं, अर्जेंटीना के पास भी वही तमाम हिकमत अमली जो कि दूसरी टीम्स के पास है। लेट्स सी हु विंस द मैच एंड हु विंस द फाइनल फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। तो आपकी फेवरेट कौन सी है, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। खेलों के मैदान से बहुत खुशाइन खबरें आ रही हैं। जिस तरह आपने देखा कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जिस तरह रसाई हासिल की है फाइनल्स तक, लेकिन अब जो है कुछ चेंजेस जो है क्रिकेट में मुतवक्के हैं। ये कहा जा रहा है कि आईसीसी ने जो है बड़े टूर्नामेंट्स के फॉर्मेट में तब्दीली की है, और इसके असरात से मैदान तक महदूद नहीं बल्कि टीमों की हिकमत अमली, खिलाड़ियों की तैयारी, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप और शायकीन की दिलचस्पी को भी गहरे इम्पैक्ट जो है वो लेकर आएंगी। कहा यह जा रहा है कि अब आईसीसी ने आइंदा वनडे और टी20 वर्ल्ड कप को पहले से ज्यादा जो है सेंसेशनलाइज करना शुरू कर दिया है। टी20 फॉर्मेट में 20 टीमें जो हैं वो शमूलियत अख्तियार करेंगी, और इसके साथ अगर वनडे की बात करें तो उसमें जो है 14 टीमें जो हैं खेलेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप का आगाज सिर्फ सुपर सीरीज मरहले का होगा, जिसमें निचली दर्जे की जो टीमें हैं वो पहले मरहले में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, और इसके बाद फातेह टीम दोबारा टीमों के साथ ग्रुप मरहले में शामिल होंगी, जहां वो बेहतरीन 7 टीमें सुपर 7 मरहले तक रसाई हासिल कर लेंगी, और फिर टॉप 4 टीम्स जो है वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। तो ये जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इससे क्या क्रिकेट में क्या बेहतरी आ सकती है, आज इसमें हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान सईद जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज आप खुश नजर आ रहे हैं, इतनी अच्छी कहते खुशखबरी है, और इस खुशखबरी के साथ आगाज कर रहे हैं। तो ये जो खुशखबरी हमारे लिए आईसीसी लेकर आए, इसका फायदा है? देखिए, अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो जितने मैचेस इस फॉर्मेट में जो कि इस वक्त है कि टॉप टीम्स अगर ज्यादा खेलेंगी एक दूसरे के खिलाफ, तो एक तो आप उसको कहना कि वो बड़ा हकीकी चैंपियन सामने आता है, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में एक चीज ये सामने आती है कि कोई एक अच्छा मैच
या एक बुरा मैच सेमीफाइनल और फाइनल को आप अलग कर दें, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दें या आप टूर्नामेंट में वापस आ जाएं। आपको इस फॉर्मेट में जीतने के लिए टूर्नामेंट सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलना पड़ेगा, ज्यादातर मैचेस आपको जीतना पड़ेगा। अच्छा, और इस सिलसिले में फिर जब आप ये चीजें देखते हैं तो फिर क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। टॉप टीम्स एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा मैचेस खेलेंगी। हो सकता है आपको एशिया कप के तर्ज पर जैसे पाकिस्तान इंडिया के ज्यादा मैचेस देखने को मिलते हैं, वो मिल जाएं। तो टॉप टीम्स जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा खेलती हैं तो कंपटीशन लेवल ऊपर जाता है। जो फैंस हैं उनको वो ज्यादा जुड़े रहते हैं टूर्नामेंट के साथ, क्योंकि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, ज्यादा मैचेस अगर टॉप टीम्स खेलेंगी एक दूसरे के खिलाफ तो उससे यकीनी तौर पर शायकीन को जुड़े रहने का मौका मिलेगा, स्पॉन्सरशिप उसकी बेहतर हो जाएगी। आप उसको कहें कि जो राइट्स हैं उसके टेलीविजन के थ्रू जितनी चीजें वो ज्यादा बेहतर होंगी। आप जितने भी आमदन के मौके हैं आईसीसी के लिए वो भी बढ़ेंगे और टॉप टीम्स एक दूसरे के खिलाफ अच्छा, ये तो इम्पैक्ट जो क्रिएट होगा ये आपने उसके हवाले से बात की है। मगर मुझे ये बताएगा वनडे वर्ल्ड कप के नए जो सुपर सीरीज है या सुपर 7 फॉर्मेट का जो बुनियादी मकसद है वो क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैचेस के थ्रू या गेम के थ्रू, जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि जब टॉप टीम्स ईच अदर अगेंस्ट एक दूसरे के ज्यादा खेलेंगी तो कंपटीशन लेवल बेहतर होगा ना। आपको दुनिया की बेहतरीन टीमों को 50 ओवर्स के फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा मैचेस उनके देखने को मिलेंगे और आपको बाउंस बैक करने का मौका मिल सकता है। तो वो ये नहीं है कि एक मैच हारने के बाद आप बाहर हो जाएंगे। आपको सारा टूर्नामेंट अच्छा खेलना पड़ेगा और ज्यादा मैचेस दुनिया की बेहतरीन टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी तो उससे यकीनी तौर पर टूर्नामेंट की दिलचस्पी में इजाफा होगा। लोग ज्यादा वक्त के लिए टूर्नामेंट के साथ इंगेज रहेंगे। ठीक है। और आप कंपटीशन लेवल बढ़ता है ना, ये नहीं है कि आपने 2 मैचेस अच्छे खेले और आप अगले राउंड में चले गए, एक मैच अच्छा खेलेगा और वहां से क्वालिफाई कर गए। ज्यादा मैचेस आपको जीतना पड़ेंगे। हम अपने 8 राइवल्स को ज्यादा देख सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। आई थिंक ये हमारे 8 राइवल्स जो है वो ज्यादा फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। यही उसका जो नजर आता है इस वक्त, अगर आप जाहिर ना सिर्फ वनडे में बल्कि T20 फॉर्मेट में भी यही चीजें नजर आ रही हैं कि आपको ज्यादा मैचेस बेहतर टीमों के देखने को मिलेंगे। देखें ना, जब आप एसोसिएट कंट्रीज भी आ जाती हैं इसमें आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि एसोसिएट कंट्रीज की वजह से कहीं एक तरफा मुकाबले देखने को मिलती है। तो ये जो सुपर 7 वाला इशू है या जो फॉर्मेट है, आप सुपर 7 में कोई एम तो आ ही जाएगा ना, और जब आपने फिर सुपर 7 में से ऊपर जाना है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए। तो ये जो एक पहलू नजर आता था आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कि 3, 4, 5 अगर आ जाती हैं ये टीमें एसोसिएट्स, तो उनकी वजह से कुछ मुकाबले एक तरफा और तीखे हो जाते हैं। इस फॉर्मेट से कहीं ना कहीं उस चीज की वो असर जायल होगा कि आप बिल्कुल एक तरफा मुकाबलों के बाद ऊपर चले गए। बज़ाहिर अब तक तो ये दिखाई देता है, महसूस होता है। अच्छा हाफिज, मुझे ये भी बताइएगा कि ऑफ कोर्स ये फॉर्मेट जो है इससे आपको क्या लगता है, इन योर ओपिनियन बड़ी टीमों का फायदा होगा, छोटी टीमें इमर्ज करेंगी, अपसेट्स हो सकते हैं, कुछ तो इसका क्रक्स निकलेगा ही ना? ये माली तौर पर फायदा होगा, आपका वॉच टाइम बेहतर होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छी टीमें आमने सामने होंगी, देखने वाले बढ़ेंगे, दुनिया में खेल के फरोग को बड़ा उसके लिए फायदामंद हो सकता है। आईसीसी को माली तौर पर फायदा होगा और जब आईसीसी को माली तौर पर फायदा होगा तो उसके रुकन ममालिक को भी माली तौर पर फायदा हो सकता है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के एक दूसरे के खिलाफ खेलने से उनके अपनी हैसियत में और मर्तबे में इजाफा होगा। और जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी अच्छी जगह पर जीत कर जाएंगे, खेल कर जाएंगे, तो उसका खिलाड़ियों को जाती तौर पर, मुल्कों को इज्तिमाई तौर पर, आईसीसी को ग्लोबली इसका मुख्तलिफ फवायद हैं और जितने उसके कमर्शियल पार्टनर्स होंगे सबके लिए इसमें चीजें मौजूद हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इसमें वर्कलोड ज्यादा पड़ेगा, इंजरी ज्यादा होंगी? ऑफ कोर्स ये भी तो एक चीज है ना।
देखिए बात यह है कि जब आपने 2023 के बाद 2027 में 4 साल के बाद एक वनडे टूर्नामेंट खेलना है, आप अगर इसके लिए भी तैयार नहीं है कोई खिलाड़ी, देखिए एक अनफॉर्चुनेट किसी भी जगह पर हो सकता है ना, वो सिर्फ ये तो नहीं है कि इस टूर्नामेंट में होगा। क्या पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स 1.25 महीना 1.5 महीना मसरूफ नहीं रहते? क्या इंडियन प्रीमियर लीग में 2.25 महीने मसरूफ नहीं रहते? क्या इस वक्त 100 नहीं विटेलिटी ब्लास्ट नहीं खेली जा रही है? क्या बिग बैश नहीं खेली जाती? क्या अभी लंकन प्रीमियर लीग में प्लेयर्स इकट्ठे नहीं हो रहे हैं? तो ये भी तो सारा साल मसरूफ रहते हैं ना, डिफरेंट लीग्स में भी दुनिया के खिलाड़ी। तो अगर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अगर आपको इस तरह के मैचेस देखने को मिलेंगे तो उसमें कौन सा वर्कलोड और कौन सी ऐसी चीजें, सर इसी के लिए तो प्लेयर्स तैयार होते हैं। जब आपने ओलंपिक्स मुकाबले हैं या फिर आप एशियन गेम्स हैं या आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या आपके क्रिकेट में वर्ल्ड कप मुकाबले हैं, इनमें ही आपने वर्कलोड मैनेज करना है। वर्कलोड मैनेज करें, साल भर में आपके पास वक्त होता है। आपके पास 2 साल के बाद T20 टूर्नामेंट आएगा, आपके 4 साल के बाद आप वनडे वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो आपने इन 4 साल पूरा कर लें वर्कलोड मैनेज और अपने आप को तैयार कर लें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट इसमें मेरा नहीं ख्याल के इम्पैक्ट कोई डालेगा या कोई मसला होगा या मुतासर करेगा। अच्छा, आपको पता है कि आईसीसी ने जो है वो एसोसिएट ममालिक के लिए जो 16 टीमों का जो आलमी T20 टूर्नामेंट भी मंजूर किया है। आपको क्या लगता है ये फैसला जो है आलमी क्रिकेट के फरोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए जैसे पहले किया है कि ये फॉर्मेट, ये जितनी भी चीजें की है, इससे ग्लोबली फर्क पड़ सकता है आईसीसी को। खेल के फरोग के लिए भी, एसोसिएट कंट्रीज को साथ एंगेज करने के लिए भी, उनके लिए कंपटीशन लेवल को बेहतर करने के लिए भी, जैसे उनकी क्वालिफाइंग राउंड्स और डिफरेंट चीजें भी चलती रहती हैं। तो जितने भी ममालिक आप उनको एंगेज करते हैं साथ और उनमें खेल के फरोग के लिए काम करते हैं, उनको साथ मिलाकर रखते हैं और खेल के मयार को बुलंद करने के लिए जितने भी इकदाम हैं वो अगर आप उनको बिल्कुल बर वक्त करते रहते हैं तो यकीनी तौर पर उसका हर सतह पर फायदा है। एसोसिएट कंट्रीज जितना ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे और जितनी बेहतर क्रिकेट उनको कंपटीशन जितना बेहतर उनको मिलेगा, उतना ज्यादा खेल के फरोग के लिए बेहतर है। एसोसिएट कंट्रीज हैं और ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आप सिर्फ एक आध टूर्नामेंट के बाद आप समझे कि जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो ये चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, इसमें कोई राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा हाफिज, मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहती हूँ। म्यार बदल रहा है, उसके बाद अब टीम्स जो हैं उसका फॉर्मेट में चेंजेस आ रही हैं। हाउ अबाउट पिचेस की कंडीशन के हवाले से, पिचेस के म्यार के हवाले से आईसीसी को कोई तवज्जो देनी चाहिए, कोई कवानीन बनाने चाहिए, पिचेस को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए? देखिए आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अगर आप ज्यादातर देखते हैं तो आपको पिचेस बेहतर ही मिलती है। आप जिन कंडीशंस में हो रहे हैं टूर्नामेंट, अब देखें ना कि आप पाकिस्तान में खेलेंगे पिचेस और उनका रवैया होगा, बिहेवियर होगा। आप इंडिया में खेलेंगे, अब मुख्तलिफ वेन्यूज हैं, उनके हिसाब से आपको उसको मुख्तलिफ वेन्यूज में एडजस्ट करना है। लेकिन उसके बावजूद भी आईसीसी कोशिश करता है कि क्या उसको कहते हैं कि फेयर प्ले वहां पर लाए और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। लेकिन हम तो हमेशा यही होते रहते हैं कि पाकिस्तान अपनी पिचेस अपने मुताबिक बनाते हैं। पाकिस्तान की कंडीशंस डिफरेंट है, पिचेस आते हैं इंटरनेशनल, जब प्लेयर्स आके इधर जो खेल रहे होते हैं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट, मगर एक स्टैंडर्डाइज्ड पिचेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नहीं देखिए ये बात कर रही है आईसीसी के टूर्नामेंट्स की या बायलैटरल सीरीज? ओवरऑल बायलैटरल सीरीज की बात करें, टूर्नामेंट्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पिचेस और ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ना बात यह है कि जब आप बायलैटरल सीरीज कर रही होती है तो जो मेजबान मुल्क होता है उसका इख्तियार होता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिचेस को तैयार कर। ठीक है। जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में चले जाते हैं तो वो कोई भी मुल्क वहां पर उसकी मेजबानी कर रहा है, वेस्ट इंडीज कर रहा है, यूएसए कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कर रहा है, या दुनिया का कोई भी मुल्क कर रहा है। जैसे अभी ये साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे में होंगे मुकाबले, वो आईसीसी उसको देखता है, उन सारे मामला को बराह रास्त वो आईसीसी की टीम पिचेस के मामला को देखती है। लेकिन
और उसकी जिम्मेदारी आईसीसी पर होती है। लेकिन जब आप बायलैटरल सीरीज में आते हैं तो ये किसी तो वो मेजबान मुल्क पे होती है। अच्छा, थैंक यू फॉर क्लियरिंग अस। हाफिज मोहम्मद इमरान, एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट, वाज विद अस। जिस तरीके से आईसीसी ने फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंजेस की हैं T20 के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से, वो हमारे सामने ही हैं। अब ये देखना है कि सुपर 7 मरहले में जो है 14 टीमें जो खेलेंगी और 20 टीमें खेलेंगी T20 और वर्ल्ड कप। तो वो छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आम बहुत आम हैं और पाकिस्तान को आमों की सरजमीन कहा जाता है। बेतहाशा आम यहाँ पैदा होते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हम आम तो खा लेते हैं लेकिन उसकी गुठली को, उसके छिलके को हम कचरे में फेंक देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी कितनी अफादियत है। ऑल्दो वी नो कि इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपने एक कहावत भी सुनी होंगी, आम खाएं और बेतहाशा खाएं और गुठलियां भी ना गिनें। ये भी एक कहावत है कि खाएं आम और गुठलियां भी ना गिनें। लेकिन हमारे यहाँ जो है गुठली को तो हम लोग वैसे ही कहते हैं ना कि फेंक देते हैं, वो तो खाते नहीं है। और उसका जो छिलका है जिससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बहुत इसके फ़ायदे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, अपनी जिल्द को कैसे ब्यूटिफाई करें, अपने बालों के लिए। आपने देखा कि ओवर द काउंटर्स बहुत ज़्यादा हेयर मास्क मिलते हैं जो कि मैंगो मास्क होते हैं। मैंगो फ्रूट स्किन के ऊपर जो है लगाया जाता है मास्क की सूरत में, एक्सप्लॉइटर्स की ज़रूरत में। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बनाना भी सिखाएंगे कि घर में आपने कैसे हर्बल तरीके से होममेड रेमेडीज के साथ सीरम्स बनाने हैं, या आपने जो है वो ऑफ कोर्स मास्क बनाने हैं, या आपने स्क्रब्स बनाने हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ, आपकी भी प्यारी मेरी भी आपा नईरा। कैसी हैं? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम बेटे। ठीक है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा दिन ब दिन आपकी ग्लो जो है बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, हम आज आमों के हवाले से बात करेंगे। सेहत के हवाले से तो हम करते रहते हैं कि हाँ सेहत जी। के ऊपर कितने असरार मुरतब करती है, मगर स्किन और हेयर के हवाले से बात करेंगे। और व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और आपा नैयरा जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रेमेडीज ले सकते हैं। आपने जो भी बात करनी है वो अपनी जिल्द से और अपने बालों से रिलेट करनी है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो हम उस पे ही रहें, ऑफ द ट्रैक ना हो। जी आपा, आम और बहुत ज्यादा आम और उसकी इफादियत स्किन के हवाले से क्या है? हाँ जी बिल्कुल, आम फलों का बादशाह, और आजकल तो सीजन है आम का। गर्मी चल रही है और बरसात जो है वो शुरू है, और उसके बाद जो है वो सावन भादों, ये 2 महीने इस तरह के होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, स्वेटिंग, और इस तरह से इसी सीज़न के अंदर आम होता है। जैसे ये वाला मौसम ख़त्म होगा, आने वाले मौसम में स्किन पे ड्राइनेस शुरू हो जाएगी और स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मसले मसाइल गर्मियाँ ख़त्म होते साथ ही सर्दियाँ शुरू होने से पहले हो जाते हैं। तो घर के अंदर आम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आम आ रहा है। बिल्कुल आप खाएं, इसको एंजॉय करें, इसका जूस पिए, इसके शेक, आप इसके जो है वो डेजर्ट्स बनाएं, इसको जिस तरह से भी खा सकते हैं खाएं, लेकिन इसकी गुठलियों को नहीं फेंकें। अच्छा, इसकी गुठलियां संभाल आम के से रखें। कीमती हैं। अच्छा। अगर 300 रुपए किलो आम है तो आम की जो गुठली है उसका जो है वो मैंगो बटर, मैंगो हेयर मास्क और डिफरेंट जो चीजें हैं वो आप लगाएंगे। जो मैंगो सीड पाउडर मैं भी जो है वो इंपोर्ट करती हूँ, मंगवाती हूँ, मेरी कुछ प्रोडक्ट में यूज होता है, वो 2000 से 3000 रुपए किलो है। अच्छा, जबकि आम देखें 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। इतनी अफादियत है, कोई इतना महंगा बिकता है। इतना महंगा बिकता है तो आप बिल्कुल आम खाएं, लेकिन गुठलियां इंतहाई कीमती हैं। गुठलियों को आप जो है वो संभाल के रखें, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह से जो है वो, क्योंकि अगर आप गुठलियों को इसी तरह से आप रख देंगे, जब खोलेंगे उसके अंदर का जो है वो बीज, उसका मगज निकालने के लिए, तो वो फिर स्मेल आ जाती है, वो खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आम खा लिया, गुठलियों को आप 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, ठीक है। अच्छी तरह उसको मसल के धो लें ताकि उसके ऊपर का जो पल्प वगैरह है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर रख के हल्का सा जो है वो सेक लें। उससे ये है कि इसको जो है वो खोलने में आसानी हो जाएगी,
सिर्फ इसलिए सेकना, अदरवाइज ये वैसे आम की जो गुठली है वो जी। टूटती है। जी 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 उसके ऊपर का जो हार्ड शेल है वो हमें नहीं चाहिए, उसके अंदर का जो कर्नल है, उसके अंदर का जो मगज है वो हमने यूज करना है। तो आपने क्या करना है इसको कि मिक कहते हैं। जी 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 मिक हड्डियों की होती है, इसको मगज जो है वो बेसिकली कर्नल ठीक है। मगज इसको जो है वो बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी आपने जो है वो गुठलियां सेव की हुई हैं, आप एक दिन के बाद ही उनको तोड़ के उनके अंदर की जो गिरी है वो निकाल लें। आप एक कॉलर है, ले लें हम हाँ जरा। जी, बिल्कुल। रवीना साहिबा है कर्क से। जी अस्सलाम वालेकुम रवीना। रवीना जल्दी से सवाल करें। मैं कह रही हूँ पानी में जमा होते हैं और कौन से नहीं है उसके अंदर दम से जमा हो जाता है। एक दिन चेहरे पर बात करनी है। चेहरे पर और जिस्म पर गैर जरूरी बाल निकल आते हैं और दाने भी हैं। ठीक है, आपा बताएं। हाँ जी हाँ जी, बच्चियों के फेशियल हेयर, अनवांटेड हेयर, ठीक है, अगर अभी वो वैक्स पे नहीं गई, थ्रेडिंग नहीं की, रेजर नहीं किया, तो बहुत माइल्डली और बहुत इजी वे के साथ जो है वो इनको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे आज हम आम की गुठलियों पे बात कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आम के अंदर का जो मगज है उसको आपने ड्राई करके उसको जो है वो आपने अच्छी तरह धूप में बेशक खुश्क कर ले, उसका जो है वो पाउडर बना के रख लें। आधा कप आपने आम की गुठलियों का जो है ये पाउडर लेना है, आधा कप आपने मसूर की दाल लेनी है, आधा कप आपने कुश्ते शीरी लेना है, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इन तीनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है, आधा आधा कप, एक खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी का ऐड कर लेना है। ये चारों चीजों का पाउडर बना के आप रख लें। आपने क्या करना है, एक खाने की चम्मच के बराबर जो है ये वाला आप पाउडर लें, इसको चाहे दूध में, चाहे दही में, चाहे पानी में इसकी पेस्ट बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां से आप चाह रहे हैं कि बालों को रिमूव करना है, इसको पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये टैनिंग को रिमूव करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, आपकी जो है वो ड्राई डेड लेयर को जो है ये रिमूव करेगा। तो 10 मिनट लगा रहे, 10 मिनट के बाद आपने सर्कुलर मोशन में जो है वो मसाज करके बटियां बना के आपने इसको उतार देना। आप देखेंगी कि ये जितने आपके फेशियल हेयर हैं, आपका रुआं है, वो उसके साथ जो है वो उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, आम की गुठलियों के मास्क जो बनते हैं, हम इससे भी बारे में आपसे पूछेंगे और आप बताएं हमें कि क्या फॉर्मूला होता है। एक कॉलर हमने लेने, रिजवान साहब हैं सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी ये चेहरे के ऊपर दाने धब्बे और स्किन का मसला है। आपको? जी जी। आपकी उम्र क्या है? 20 साल। 30 साल उम्र है। हाँ। और स्किन के ऊपर दाग धब्बे और दाने हैं। हाँ जी, दाग धब्बे, अगर दाने हैं फेस के ऊपर, आप क्या करें कि जो आप आम है, ठीक है, आम के छिलके हैं, आपने इनको धूप में खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क करके इसका जो है ये पाउडर बना लें। आम के छिलकों का पाउडर आधा कप, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी है आम के छिलकों के अंदर AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि आपकी ड्राई डेड लेयर को रिमूव करता है, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए जबरदस्त है, ऑयली और एक्नी स्किन के लिए तो इसके कमाल के रिजल्ट हैं। आधा कप आपने खुश्क आम के छिलकों का जो है ये पाउडर ले लेना है, आधा कप आपने नीम के पत्तों का पाउडर ले लेना है, आधा कप आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। ये तीनों चीजें आधा आधा कप लेके एक कंटेनर में आप जो है वो डाल के रख लें। पानी के अंदर इसकी पेस्ट बनाए, डेली बेसिस में रात में आप इसको आधा घंटा फेस पे लगा रहने दें। उसके बाद जो है वो बेसन पे जाके इसको गीला करें, वेट करके मसाज करते हुए वॉश कर दें, ठीक है। ठीक है। पहले पूरे हफ्ते में आप डेली बेसिस पे करें, उसके बाद हफ्ते में 2 दफा करें। इंशाल्लाह ताला इसके साथ आपके जो है वो दाने भी खत्म हो जाएंगे, आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो अंदर रह गए हैं वो भी जो है वो रिमूव होंगे, आपकी कलर टोन इवन होगी। दानों के बाद के जो दाग धब्बे हैं ये उसके लिए कमाल की चीज है। ठीक है, आप रिजवान साहब सुन रहे होंगे, उनको मशवरा दे दिया गया। अच्छा, आम की गुठली का तेल जिल्द के लिए कितना जरूरी है, कैसे बनाया जाता है? हाँ जी, हम इसकी जो है वो इंशाल्लाह ताला डेमो देते हैं अगले जो है वो अपने उसमें चंग में। उसमें यह है कि जो आम की गुठली है इसके अंदर विटामिन C, विटामिन E और सबसे बेहतरीन जो चीज इसके अंदर है बीटा कैरोटीन,
विटामिन ए जो कि ब्यूटी विटामिन है, आपकी जिल्द को जवान रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए ये बेहतरीन है। ये आपके जो है वो वक्त से पहले झुर्रियां नहीं आने देता, और अगर आपकी झुर्रियां आ रही हैं तो अगर आप इसका जो है ये ऑयल, आम की गुठली का ऑयल जो हम अभी बनाना बताएंगे, तो वो आप बना के रख लेते हैं, तो आगे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गर्मी खत्म होते ही साथ ही सर्दियां शुरू होती हैं, तो एकदम स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, टैनिंग की तरफ चली जाती है। तो आम की गुठली का जो ऑयल है ये आपका बेहतरीन कोलेजन बूस्टर है। तो ये वाला ऑयल जो है वो आप नाइट में इसको जो है वो लगाना शुरू करें तो इंशाल्लाह आप डेमो बताएंगी ना, तो ऑफ कोर्स वो फिर लोग जो डाउन कर लेंगे। अली साहब है मुल्तान से, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दाने हुए थे लेकिन ये खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनके दाग जो है ना वो खत्म नहीं हो रहे, 3-4 साल हो गए, तो वो उनका कोई अगर रेमेडी है उसकी? ठीक है, आपका कोई सवाल? हाँ जी बिल्कुल, दाने खत्म हो जाते हैं, दानों के बाद के जो दाग धब्बे हैं तो उनको जो है वो खत्म करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग है। उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें। तो अभी हमारा जो अगला सेगमेंट ब्रेक के बाद होगा तो उसके अंदर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो दानों के बाद के दाग धब्बों के लिए आपने कैसे जो है वो एक फेस पैक बनाना है, उसको आप बना के रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला दानों के बाद के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपका कौन से ऐसे लोग हैं जिनको छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनकी स्किन के लिए ये रेमेडी जो है फ्रेंडली नहीं है? जिनकी आप देखें, हम बात कर रहे हैं कि जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्किन पे सीबम आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है क्योंकि ये ड्राइंग प्रॉपर्टीज है इसकी। तो जिन लोगों की ऑलरेडी ड्राई स्किन है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है वो आम के छिलकों का जो पाउडर है वो सुटेबल नहीं है, ठीक है। उनके लिए हमने किस तरह से जो है वो यूज करना है वो भी इंशाल्लाह ताला उसको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। आप छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आपको डेमो करके दिखाएंगे। आप भी जल्दी से अपने कॉपी पेंसिल्स निकालें और जॉट डाउन करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कि आम की गुठली और आम के छिलके से कौन से मास्क बन सकते हैं जो कि चेहरे के दाग धब्बे एक्नी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालों के लिए आमों का जो पल्प है उसके अंदर क्या हम ऐड करें कि हमारे जो बाल हैं वो खूबसूरत और चमकदार बने। और हमारी रहनुमाई फरमा रही हैं आपा नैयर ज़िक्रिया, जो कि आज हमारे स्टेशन पे मौजूद हैं और हमें बताएंगी कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके मास्क बनाने हैं। और इसके साथ साथ ये भी आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल जो है आपा से डिस्कस कर सकते हैं। ओवर टू यू आपा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि आम की गुठलियों के ऊपर के उनसे आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा जो है वो सुना होगा मैंगो बटर। मैंगो बटर जो है वो बनाना बहुत आसान है और इसके बहुत ज्यादा जो है इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये देखें, आम की हमने जो है वो फ्रेश गुठली लेके इसको इस तरीके से जो है वो आपने कश कर लेना है और ये वाली गुठली जो है वो आपने फ्रेश लेनी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ज्यादा देर ना पड़ी रहे, नहीं तो उसके अंदर जो है वो स्मेल आ जाती, फंगस लग जाती है। आपने आम खाया 1-2 घंटे के लिए भिगो दें, उसको धो लें, धोने के बाद गुठली को तोड़ के उसकी अंदर का जो कर्नल है, उसका मगज है, वो आपने लेना है। बाहर वाला जो हार्ड शेल है वो आपने निकाल देना है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से ये देखें तकरीबन 3 आम की जो गुठलियां हैं उसको जो है वो मैंने उसका जो मगज है उसको कश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने प्योर जो है वो कोकोनट ऑयल लेना है, तो उसको आपने इस तरीके से जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल देना है। आंच आपने जो है वो धीमी रखनी है और इसको आपने इस तरीके से जो है वो हल्की आग पे आपने इसको जो है वो फ्राई करते चले जाना है, ठीक है। तो
इसके अंदर के जितने जो है वो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इस ऑयल के अंदर आ जाएंगे, और ये वाला जो ऑयल है, ये जो हम बना रहे हैं कोकोनट के अंदर, ये आपकी झुर्रियों को जो है ये खत्म करेगा, आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा। आई जोन पे अगर आपके रिंकल्स आ रही हैं उसके लिए ये वाला ऑयल जो है वो बेहतरीन है। जैसे ही गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसको आप अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, हाथ और पाँव पे आप अच्छे से मसाज करें, और इसकी ये क्वालिटी है कि ये स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट हो जाता है। बिल्कुल आपने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया, कोई और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? सिर्फ या कोकोनट ऑयल या तिलों का तेल, ठीक है? ठीक है। ये दो ऑयल आपने लेने हैं, हाँ जी, वो ये दो ऑयल लेने हैं आपने, जो है ना दूसरा कोई ऑयल नहीं लेना, ठीक है? अब ये देखें, ये इस तरीके से आपने जो है वो, जब ये हो जाएगा, आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना। जो हमने इसके अंदर जो है ये डाला है आम की गुठली को क्रश करके, इसको ब्लैक नहीं होने देना। इसको आपने हल्का सा, जिस तरह से आप लहसुन को सौते करते हैं, फ्राई करते हैं, तो बस इस हद तक इसको करना है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, फेस के साथ साथ जो है ये बालों के लिए भी उतना ही बेहतरीन है कि जिनके जो है वो बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बाल ड्राई हैं, डैमेज है, रफ है, ठीक है। तो कोई भी आप तेल लगाते हैं, तेल को वॉश करने के बाद आपको फील हो रहा होता है कि कोई इतना ज्यादा ऑयलिंग से भी जो है वो फर्क नहीं पड़ा। तो इसके साथ ये है कि आपके क्यूटिकल्स के अंदर ये पेनिट्रेट होगा, आपके बालों के एक प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगी इसके साथ। क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जी, है, साथ साथ हम कॉल्स भी ले लेते हैं। अबीरा है लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जैसे ही राब्ता हमारा बहाल होता है हम इनसे बात करेंगे। जी आप हाँ जी, ये देखें, ये ऑयल जो है ये रेडी हो गया है, तो इसकी हम जो है वो आग जो है वो, ये ऑयल इस्तेमाल करना है हमने, ये ऑयल इस्तेमाल करना है, उसको आपने जो है वो स्टेन कर देना है, ठीक है? ये देखें, आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ जो है वो हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए, ठीक है? तो इसके बाद जो ऑयल जो है ये ठंडा हो जाएगा, इसको जो आ रही है, हाँ जी, तो ये आप इतने महंगे महंगे जो कोको बटर जो है वो लेते हैं, तो वो इसी तरह से जो है उनमें तो पता नहीं क्या केमिकल हो, प्रिजर्व्स वगैरह भी बिल्कुल डाले हुए होते हैं, और कोई इतनी ज्यादा जो है वो मेहनत नहीं करता। तो आपका तो ये वाला ऑयल सिर्फ जो आपका एक्सपेंस आना है, जो कोकोनट ऑयल पे या सफेद तिलों का तेल आपने लेना है 100 ml, वो तकरीबन आपका 400 रुपए का नहीं तो 500 का आ जाएगा। तो ये आपका वो वाला ऑयल बनेगा कि जो आप मार्केट से जो है वो 2,500 या 3,000 का लेते हैं, ठीक है? और ये आपने जस्ट ड्रॉप्स के अंदर जो है वो यूज करना है, सिर्फ 5 से 7 जो इसके ड्रॉप्स हैं, ये आपके पूरे फेस पे, नेक पे और हाथों के लिए बहुत है, ठीक है? तो ये वाला ऑयल जो है वो आप इस तरीके से बनाएं। अच्छा, अब इसके बाद जिस तरह से हमारे कॉलर थे, उनकी जो है वो कॉल थी कि दाने चले गए हैं, दानों के बाद के जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसके लिए क्या करें, और वाकई जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम होती है कि वैसे दानों के दाग क्यों रह जाते हैं? हाँ जी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्टबन होते हैं, वो आपके स्किन के डीपर लेयर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हुए हुए होते हैं, वो जस्ट आपके सरफेस के ऊपर नहीं होते, तो वो आपके डीप जो है वो आपके स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट होते हैं। तो इन दागों को खत्म करने के लिए एक तो आपको सब्र चाहिए, स्लो एंड ग्रेजुअली, और कोई भी आपने इस तरह की फार्मूला बेस्ड क्रीम या इस तरह के केमिकल्स जो है वो आपने यूज नहीं करने। अच्छा, जिस तरह से हमने बताया कि जो आम की जो है ये गुठली का पाउडर, ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो आम की गुठली खुशक करके इसका जो है वो आपने पाउडर बना लेना है, और आम के जो आपने ऊपर के छिलके हैं वो भी आपने जो है वो नहीं फेंकने, उनको भी आपने धो के धूप में खुशक कर लेना है। आम की गुठली का पाउडर और आम के छिलकों का पाउडर, इन दोनों के अंदर AHA BHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो, जिस तरह से आजकल पील्स आए हुए हैं, कुछ सीरम्स आए हुए हैं कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है AHA BHA, ठीक है? वो केमिकल बेस्ड होते हैं, ये आपका ओरिजिनल ऑर्गेनिक जो है ये आपका हर्बल आपका जो है ये AHA BHA, जो कि आपके सिर्फ दाग धब्बों को खत्म करेगा, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की इरिटेशन या आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। आपने क्या करना है, आधी चाय की चम्मच जो है आपने जो आम है, आम के छिलकों का पाउडर लेना है, आधी चाय की चम्मच आम की गुठली का
ड्राई किया हुआ आपने पाउडर लेना है, आधी चाय की चम्मच आपने इसमें हुस्ने यूसुफ आराम से आपको जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरीके से जो है इसके अंदर तीनों चीजों को ऐड कर लेना और उसके साथ आपने गुलाब की पत्तियां, गुड़रुख लाल, बेशक अगर आपके पास जो है वो पार्क में इधर उधर आपके लॉन में गुलाब लगा हुआ है, खासकर देसी गुलाब, उसकी पंखड़ियों को धो के शैडो ड्राई कर ले, उसका पाउडर बना ले, नहीं तो ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसकी ये क्वालिटी है कि ये आपकी डीपर पोर से जो है वो आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, डेड लेयर को रिमूव करेगा। विटामिन ई है इसके अंदर, ये स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। आप इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए, हमें कॉलर ले लें। ये चारों चीजें और इसके बाद इसको जो है वो आपने दही के अंदर पेस्ट बनानी है। ठीक है। दही में इसकी पेस्ट बना के आप डेली बेसिस पे नाइट में अपने फेस पे लगाएं, 5-7 मिनट लगा रहे, जेंटल सा मसाज करके चेहरे को वॉश करके जो हमने ये वाला जो हमारा ऑयल बनाया है कोकोनट के अंदर आम की गुठली का, क्योंकि उसके बाद होता है कि स्किन ड्राई होती, तो इंशाल्लाह ताला इसको आप पहले 8 दिन रेगुलर करें, उसके बाद हफ्ते में 2 दफा करें। इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो 2 हफ्ते के अंदर आपके जो दाग धब्बे हैं, दानों के बाद के छाइयां हैं, आपकी टू टोन जो है वो स्किन है तो उसको इवन करेगा और आपका कंप्लेक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो ब्राइट होगा और स्किन ग्लो करेगी। शाजिया है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। क्या कहना है आपका? मैं ठीक हूँ शाजिया, आप ठीक है? क्या सवाल है? बेटी की आप जरा रिपीट कर सकती हैं, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टॉर्ट आ रही है। बेटे की उम्र है 14 साल, थ्रेडिंग होती है, उसकी अपर लिप्स करना बाल बहुत ज्यादा। ठीक है, 14 साल बेटी की उम्र है और अपर लिप्स के ऊपर थ्रेडिंग उन्होंने की थी और उसके बाद आई थिंक दाने आ गए। चलो मुझे आपसे जरूर पूछना था, आपको ये पूछती बता दें कि मेरी बेटी के ना पीरियड्स हुए थे आपके ना कुछ 6 माह पहले। ठीक है, उनको पीरियड्स का भी इशू है, इनकी बेटी को 14 इयर्स की है, इरेगुलर है। ओके। अच्छा, जो थ्रेडिंग के बाद के जो है वो रैश हो जाती है, स्किन बारीक बारीक से दाने बन जाती हैं स्किन, क्योंकि अपर लिप की, आईब्रोज की, और अगर एज भी कम हो तो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसके लिए आप क्या करें, आपको जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी रेड क्ले, पिंक क्ले भी इसको बोलते हैं, गेरू भी बोलते हैं। तो आप क्या करें, 100 ग्राम जो है वो गेरू ले लें, 100 ग्राम ही उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ये दोनों चीजें आपने 100 ग्राम और उसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आपने कपूर, ठीक है, कपूर बहुत ज्यादा नहीं डालना, तो 1/4 टीस्पून आपने उसमें कपूर डाल के ये तीनों चीजों को आप मिक्स करके रख लें। जब आप लोग थ्रेडिंग करें या वैक्स करें तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो रोज वाटर के अंदर या दूध के अंदर पतली सी लेप बना के वहां पे लगा लें। उसी टाइम जो है वो स्किन कूल डाउन हो जाएगी। किसी भी तरह के रैशेस, एलर्जी, खारिश है, सबके लिए जो है ये बेहतरीन है। तो इसको बना के रखें, जब आप थ्रेडिंग करवाएं, अपर लिप्स करें, वैक्स करें, तो ये आप जो है वो लाजमी लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला उसी टाइम जो है वो स्किन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद इन रेगुलर अगर बच्ची के पीरियड है तो आप क्या करें कि आप जो है वो 1 पाव जो है वो जीरा, सफेद जीरा, 1 पाव गाजर के बीज, ये दोनों चीजें 1-1 पाव ले लें और इसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ जो है मिक्स करके रख लें और 1 पाव ही इसके अंदर आप सौंफ भी डाल लें। अगर बच्ची के हाथ पांव गर्म रहते हैं, अगर ठंडे रहते हैं तो फिर आपने सौंफ नहीं, फिर आपने उसकी जगह 1 खाने का चम्मच अजवाइन डालनी है। ये आप बना के रख लें। जिन दिनों बच्ची के जो है वो पीरियड्स करीब हैं या पेनफुल पीरियड्स हैं या खुल के नहीं आ रहे या बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है, रेगुलर पीरियड्स नहीं है, तो आप उन डेज के अंदर 8 दिन के लिए इसका खाली पेट जो है वो 1 खाने का चम्मच ये तीनों चीजों का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये डाल के इसका कहवा खाली पेट भी दें और रात को सोने से पहले भी दें। 8-10 दिन दें, फिर आप जो है वो गैप दे दें, तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। जो पेनफुल पीरियड्स है उसके लिए जो है ये बेहतरीन है, क्लॉटिंग हो रही है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। ठीक है, बहुत खूब। आपा हमारे साथ ही हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने मसाइल पूछ सकते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। आम के आम गुटलियों के दाम, तो आपने ये सुना ही है कहावत, और इस कहावत से हमने जो क्रक्स निकाला है कि आपने इन गुटलियों को जाया नहीं करना, छिलकों को जाया नहीं करना, और इन गुटलियों से और छिलकों से अपनी स्किन को, अपने बालों को खूबसूरत बनाना है, और वो हमें सिखा रही है आपा नैयर ज़करिया। जी आपा। हाँ जी, जिस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा इशू होता है कि जिन आजकल आपको पता है कि जो न्यू जनरेशन है उनके भी वक्त से पहले जो है वो बाल सफेद हो रहे हैं, और उसके ऊपर जब आप डाइज वगैरह लगा लेते हैं तो वो आपके बाल जो है वो वीक भी होते हैं, रफ भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, और हर 8 दिन बाद जो है वो व्हाइट रूट्स आ जाती हैं, कुछ समझ नहीं लग रहा होता। बुजुर्ग हजरात हैं उनके जो है वो सफेद बाल आ जाते हैं, और डाई वगैरह उनको जो है वो एलर्जी कर रही होती है। तो मैं आम की गुठलियों के साथ आज आपको जो है वो एक ब्लैक हेयर कलर डाई जो है वो बताऊंगी। इसको आप जो है वो पाउडर को बना के रख लें, इसका ऑयल भी बनता है, इसका मास्क भी बनता है। ये अगर आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल नेचुरली जो है वो ब्लैक हो जाएंगे, आपको कोई भी डाई वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आम की जो गुठलियां हैं, अंदर की जो गुठलियां उसको क्रश करके, जैसे 2 आम की गुठलियां हैं उसको आपने इस तरीके से जो है वो फ्राई पैन में डाल देना है। उसके बाद जो अमलतास की फलियां, ठीक है, जब वो ड्राई हो जाती है, ये आराम से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, वो आपने इस तरीके से जो है ये थोड़ी सी इसकी फलियां लेके वो आपने डाल देनी है। आपको पता है इसका भी ब्लैक पिगमेंट बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होता है बालों के कलर को जो है वो डार्क और ब्लैक करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर जो है वो 8 से 10 आपने जो है वो लौंग डाल लेनी है। लौंग आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, गिरते हुए बालों को रोकती है और आपके प्री मैच्योर एजिंग को जो है ये स्टॉप करती है। उसके बाद 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर आपने कलौंजी डाल देनी है, ठीक है, और इसको आपने तब तक जो है वो हल्की सी आंच पे भूनना है कि ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल जो है ये भूनने, हमें कॉलर ले लेते हैं। हाँ, ये चीजें जो है वो ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है। जब ये ब्लैक हो जाए तो इसको जो है वो आप ब्लेंडर के अंदर डाल के इसका पाउडर बना लें। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो है वो किस तरीके से जो है वो ब्लैक हेयर ऑयल जो है ये बनेगा। आपने जो है वो तिलों का तेल ले लें या आपने नारियल का तेल ले लें, ठीक है, कोई भी आप जो है वो ऑयल ले सकती हैं। तो इसका 1 खाने का चम्मच और ऑयल डाल के आपने इस तरीके से इसकी जो है ये पेस्ट बना के रख लेनी है। पहले थोड़ी बनाए, जब आपको सूट कर जाए, आपको इसके रिजल्ट अच्छे लगे तो ये आप बना के उसको बेशक साल भर के लिए भी आप जो है वो रख सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है मीरब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम मीरब। मैं ठीक हूँ मीरब, क्या सवाल पूछेंगी? मैं स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट हूँ 18 ईयर्स की। तो हम जब कॉलेज आ रहे थे हमारी स्किन बहुत ज्यादा टॉन हो जाता है, मैंने कोई एडवर्टाइज प्रोडक्ट भी यूज करने दे रही है, तो इसलिए आप ये कहेंगे कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बता दें एज ए स्टूडेंट हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा सूटेबल और बहुत नीट कर दें। ठीक है मीरा, आप सुने, आपा कॉलेज जाती हैं और मदर्स जो हैं ऑफ कोर्स वो ऐसी आपको कोई भी चीज यूज नहीं करने देती केमिकल वाली। ऐसा कोई रेमेडी बताएं जो कि स्किन उनकी ब्राइट हो सके, ग्लो हो सके, क्योंकि सन से उनकी स्किन का एक्सपोजर ज्यादा है। ठीक है मीरा। हाँ जी, अच्छी बात है। मदर्स जो है वो अगर नहीं लगाने देती ना तो छुपके भी मत लगाएं। बच्चियां क्या करती हैं, चोरी चोरी जो है वो फ्रेंड यूज कर रही है। मुझे 20 साल की उम्र में लिपस्टिक लगाने दी थी। तो मदर आपको मना कर रही है, इसलिए मना कर रही हैं कि उन्हें पता है कि इसके साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे अगर धूप में आपने जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। अब जिस तरह से जो ये वाला मौसम है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप क्या करें कि आप जो है वो एलोवेरा जेल लें 100 ग्राम के करीब, जस्ट लाइक 2 टेबलस्पून उसके अंदर आप ग्लिसरीन डाल दें, और उसके अंदर आपने क्या करना है, नीम के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, उनको आपने अच्छी तरह से तोड़ के या किसी भी ब्लेंडर के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा जो है वो ब्लेंड कर ले, या ड्राई करके उनका पाउडर आप उसके अंदर डाल दें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून आमूलट्ठी, ये डाल के उसको इन्फ्यूज कर लें, और इसके बाद जो है वो 2-3 दिन बाद इसको स्टेन कर लें। ये आपका एक सीरम की तरह से जो है ये बन जाएगा। इसको आप फ्रिज में रखें, सुबह में आप जा रहे हैं, आप इसको जो है वो फेस को वॉश करें, और ये वाली जेल अपने फेस पे सुबह में भी लगाएं, रात में भी लगाएं। सुबह में आप लगाएंगे, ये आपको सन से प्रोटेक्ट करेगी, सारा दिन आपकी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखेगी। नाइट में आप अगर फेस को वॉश करके लगाएंगे तो पूरी रात आपकी स्किन के अंदर, अगर ऑयली स्किन है,
है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी, आपको कोई भी जो है वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बता रही थी बालों के लिए ना हमारी तैयार है? हाँ जी बिल्कुल। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो हल्की आंच पे आपने इसको ब्लैक करना है ताकि इसके अंदर के जितने एक्सट्रैक्ट्स हैं वो जो है वो एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज हो। ये देखें, ये मैंने जो है वो ब्लैक हेयर ऑयल बनाया है। ये देखें, ये बिल्कुल नेचुरल डाई भी है, ये नेचुरल डाई है। ठीक है, ये नेचुरल डाई है। आपने इस बाल वॉश कर लिए, बाल वॉश करने के बाद आपने कॉटन के अंदर डिप करके आपके अपने रूट्स में आपने इसको जो है ये लगा लेना है। ठीक है, 10-15 मिनट लगा रहे, उसके बाद आपने टिश्यू के साथ ही रब करके इसको रिमूव कर देना है। इसको आप डेली बेसिस पे भी लगा सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो व्हाइट बाल हैं उसको पहले जो है वो थोड़ा ग्रे करेगा, फिर ब्राउन करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो है वो डार्क ब्राउन में जाएंगे, और दूसरे नंबर पे आपके बाल अगर गिर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपा। बिल्कुल, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मगर रेमेडीज बहुत ज्यादा थी। हमने मैंगो से जितनी भी रेमेडीज क्रिएट हो सकती है हमने आपको बताई है। आपके कॉल्स भी हम जितनी ले सकते थे हमने लिए हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यू पाकिस्तान पे जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।